6, page number 336, question number 13. Page 336, question number 13. Dr. Sona is a leading eye specialist. Dr. Sona is a leading eye specialist. He manages a private clinic. Manages a private clinic का मतलब है भाई आप डेली लेट आते हो. He manages a private clinic का मतलब है उसका बिजनेस है. A summary of his receipts and payments accounts is as follows. Latest 6 year का मतलब है जो अभी भी खत्म हुआ है, और लेटेस्ट 6 year से मुराद हुआ करेगा हमारा करंट ईयर जिसका न्यूमेरिकल आया, यानी कंसल्टेंसी फीस और इनकम फ्रॉम सर्जरी. कंसल्टेंसी फी और इनकम फ्रॉम सर्जरी, ये इसका रेवेन्यू है. रेवेन्यू 4400 प्लस जी कितना आ गया 8250. सवाल में प्रॉफिट गिवन नहीं था, इसलिए हम मजबूरन सवाल में सेल से चले. सेल से चलना आसान है, इसमें अलाउड खर्चे माइनस करेंगे. प्रॉपर्टी इनकम को ले जाएंगे आप सेपरेट ब्लॉक इनकम में, ठीक है, इसलिए इसकी मैं वर्किंग नहीं कर रहा. प्रॉपर्टी इनकम जी भाई उधर से जंप करके बैठ, ठीक कह रहे हैं वो. प्रॉपर्टी इनकम इसको आप वर्किंग में ले जाएंगे क्योंकि सवाल के फेस पे नहीं आएगा ये. प्रॉपर्टी इनकम मैंने कराना भी नहीं. अदर इनकम पॉइंट 2, द अमाउंट वॉज रिसीव्ड फॉर राइटिंग एन आर्टिकल इन एन इंटरनेशनल मैगजीन ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे. जी भाई मैगजीन में आर्टिकल लिखना ये आपकी तनख्वाह नहीं है, ये आपने कोई घर किराए पे नहीं दिया हुआ, ये कोई शेयर नहीं बेचे, ये आपका कारोबार नहीं है, आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे, इसलिए आज आके एक ही हेड बचा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जहां पे, ये मैंने नोट करने का टाइम नहीं देना आपको, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस जहां पे खत्म होगा वहां से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शुरू होगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जाके आप अमाउंट रिसीव्ड फॉर राइटिंग एन आर्टिकल 75,000. इसके खर्चे अगर होते तो माइनस कर लेते, क्योंकि अदर सोर्स के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत है. कैपिटल गेन के चैप्टर में भी खर्चे माइनस करने, हाँ कोई फाइन वगैरह है तो वो माइनस नहीं हो सकता. राइट साइड पे आ जाएं. रेंट ऑफ क्लिनिक, क्लिनिक का किराया ये अलाउड है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा. नरेशन आप लिख लीजिएगा. घर के खर्चे बिजनेस की सेल में माइनस नहीं करने. घर के खर्चे बिजनेस की सेल में आपने माइनस नहीं करने, ठीक है. अच्छा वो न्यूमेरिकल कोई और होता था जिसमें ड्राइंग ऐड होती थी, वो हम चल रहे होते थे नेट प्रॉफिट से. अगर नेट प्रॉफिट से चल रहे हैं तो ड्राइंग क्या होंगी, ऐड होंगी. लेकिन अभी हम नेट प्रॉफिट से नहीं चल रहे, अभी हम कहां से चल रहे हैं, सेल से चलते हुए ड्राइंग इग्नोर होंगी क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है. सेल से चलते हुए तरीका पता है क्या होता है, उंगली रखी 300 पे, माइनस करने की इजाजत है जी, अच्छा है अच्छा जो कर दो माइनस. उंगली रखी 1960 पे, भाई ये टैक्स वाले माइनस करने देंगे, नहीं जी नहीं करने देंगे, इग्नोर कर दो. मोटर कार, पता नहीं मोटर कार किस मकसद के लिए है, पहले देखना पड़ेगा बिजनेस में यूज भी हो रही है या नहीं. पॉइंट 3 पढ़ें. 60% of motor car expenses were incurred in connection with his 60% खर्चे पर्सनल यूज के लिए. यहां से एक और चीज भी डिराइव हो गई, दो चीजें पता चली. आप ऐसा करें ट्राइंगल लगाएं परचेज ऑफ मोटर कार पे और कार एक्सपेंसेस पे. वो जो ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है ना, वहां परचेज ऑफ मोटर कार पे ट्राइंगल लगाएं
और ट्राइंगल लगाएं कार एक्सपेंसेस पे। इन दोनों के बारे में, सामने ट्राइंगल फिगर्स पे लगा दें, इन दोनों के बारे में एक ही इंफॉर्मेशन है, क्या कि पॉइंट 3 की रोशनी में हमें पता चला कि गाड़ी सारी बिजनेस में यूज हो रही है या गाड़ी 60% बिजनेस में यूज हो रही है। हाँ, 40% बिजनेस में यूज हो रही है और 60% पर्सनल यूज हो रही है। अच्छा, अब मैं यहां पे रुक जाता हूं। गाड़ी की पूरी कॉस्ट माइनस करने की इजाजत नहीं है, गाड़ी की डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, बल्कि गाड़ी की डेप्रिसिएशन भी पूरी माइनस करने की इजाजत नहीं है, वो भी प्रोपोर्शनेट बेस पे माइनस करने की इजाजत है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और मैं गाड़ी के ऊपर यह डिस्कशन करूं कि इनिशियल लॉस से डेप्रिसिएशन निकालनी है या नहीं निकालनी, जिस सवाल में हमें गाड़ी की डेप्रिसिएशन निकाल के दे दे, उसमें हमें इस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं कि पेपर में आखिरी सफे पे जाके इनिशियल लॉस से डेप्रिसिएशन के रेट ढूंढें। अगर आखिरी सफे पे इनिशियल लॉस से डेप्रिसिएशन के रेट दिए भी हों तो वो भी, वैसे तो गाड़ी का इनिशियल लॉस लेते ही नहीं, अच्छा अगर आखिरी सफे पे इनिशियल लॉस डेप्रिसिएशन के रेट दिए भी हों तो भी इग्नोर करने हैं। वजह यह है कि जब सवाल खुद टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन निकाल के दे दे तो फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि सही निकली है या गलत निकली है। अब मैं उधर ही खड़ा हूं, मेरी परचेज ऑफ मोटर कार का एक मसला हल हो गया है पॉइंट 3 पढ़ के कि ये 40% बिजनेस में यूज हो रही है, बट मेरा मसला उधर ही खड़ा है। परचेज ऑफ मोटर कार का मतलब है ये कॉस्ट है, और एक और चीज से भी पता चल रहा है कॉस्ट है। पहली लाइन में लिखा हुआ है रिसीट एंड पेमेंट, तो पेमेंट गाड़ी की कॉस्ट की होती है। तो गाड़ी हमने 6,40,000 की खरीदी है, इसकी डेप्रिसिएशन मैंने माइनस करनी है, उसके लिए मैं पॉइंट 5 में आएगा। पॉइंट 5 में आके लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एंड्स अंडर थर्ड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। फर्स्ट शेड्यूल इनकम टैक्स रेट्स हैं पेज 34-35 पे, सेकेंड शेड्यूल हमारा है एग्जेम्पशंस का जो कल देखा था, और थर्ड शेड्यूल है हमारा टैक्स डिप्रिसिएशन के रेट्स। तो भाई ये टैक्स लॉज वाली डेप्रिसिएशन दे रहा है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पता है इस सवाल में क्यों नहीं दे रहा, वो रिवर्स ही नहीं करनी, क्योंकि प्रॉफिट से चल ही नहीं रहे। हम चाली कहां से रहे हैं, सेल से चल रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार वाज 96 एंड 75 रिस्पेक्टिवली। जी मोटर कार की डेप्रिसिएशन ये वैसे टोटल होगी या अपोर्शन की होगी, मेरे ख्याल से टोटल ही होगी। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार अंडर थर्ड शेड्यूल, हमने कॉस्ट पे रेट पकड़ा होगा और लगा दी होगी, तो इसको पोर्शन कर देते हैं। आप एज्यूम करें ये गाड़ी की पोर्शन है यानी 40% है, तो अजम्पशन दे देना पेपर में। मुझे तो ये लग रहा है ये 100% है, क्योंकि थर्ड शेड्यूल में गया होगा, वहां पे थर्ड शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ पोर्शन करें, वो फिर सेक्शन 22 में लिखा हुआ है पोर्शन करें। थर्ड शेड्यूल क्या है, वहां डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए होते हैं, गया होगा कॉस्ट पकड़ी होगी उस पर रेट लगा दिया होगा। एनीवेज यू कैन एज्यूम, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इसने जो है वो अभी, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं पोर्शन नहीं किया हुआ, मैं खुद पोर्शन करूंगा। डेप्रिसिएशन, टैक्स डिप्रिसिएशन, जी सवाल में कितने की बने 96, लेकिन हमें कितनी माइनस करने की जरूरत है 38.4। ओके, सेल से चलते हुए अलाउड माइनस कर दें, ये तरीका होता है। नेक्स्ट, ऊपर थे हम, सर्जिकल इक्विपमेंट, इसमें तो कोई जरूरत नहीं अपोर्शन करने की। सर्जिकल इक्विपमेंट घर में तो नहीं रखा होगा, घर वालों की सर्जरी नहीं करता होगा, तो 5 लाख नीचे है, 5 लाख की डेप्रिसिएशन है 75,000। अब 75,000 डिवाइड बाय 5 लाख रेट निकल आएगा। रेट मुझे नहीं पता क्या निकलेगा, छोड़े परे, रेट चेक करने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन का रेट सही लगे या नहीं, बस उसने खुद डेप्रिसिएशन निकाल के दे दिया, उसको यूज कर लें। जी टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 75। नेक्स्ट, सैलरी टू असिस्टेंट, असिस्टेंट क्लिनिक में ही रखा होगा। क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस, क्लिनिक को चलाने के खर्चे टैक्स वाले माइनस करने देंगे। जी कार रनिंग एक्सपेंसेस, जी जी बोले 40%, टोटल कितने हैं इनटू 80 माइनस करने की जरूरत है। वजह क्योंकि बिजनेस में सिर्फ 40% यूज हो रही है। डोनेशन बिजनेस का खर्चा नहीं है, डोनेशन बिजनेस का खर्चा नहीं है। भाई ये एसी चला दें।
ओके एक बात यहां और हो जाए। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? अ समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, सही है। अगर यहां ये लिखा होता अ समरी ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, फिर पता क्या होता? फिर रिसीट्स की जगह इनकम लिखा होता और पेमेंट्स की जगह, और फिर एक और बात सुने, 4400 3950 1062 75 माइनस 300 राइट साइड 300 119 माइनस 640 माइनस 500 माइनस 180 माइनस 240 माइनस 200 माइनस 300 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट भी दिया होता। अब ये जो नेट प्रॉफिट आता है हम इस पे रखते हैं उंगली, हम उंगली रख के कहते हैं प्रॉपर्टी इनकम इसमें पड़ी हुई है, लेस करो। गेटिंग द पॉइंट? बिगर पिक्चर, प्रॉपर्टी इनकम इसमें पड़ी हुई है, माइनस करो। अदर इनकम पड़ी हुई है इसमें, माइनस करो। रेंट ऑफ क्लिनिक 3 लाख का इग्नोर करो, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके, इग्नोर करो। गेटिंग द पॉइंट? बिगर पिक्चर। घर के खर्चे माइनस हो चुकी हैं, ऐड करो। गाड़ी की कॉस्ट ऐड करके डेफिशिएंट माइनस करो। सुभान अल्लाह, क्या सवाल बना। सर्जिकल इक्विपमेंट की कॉस्ट ऐड करके असिस्टेंट की माइनस हो चुकी है, कुछ नहीं करना, इग्नोर करो, इग्नोर करो। क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस माइनस हो चुकी हैं, इग्नोर करो। कार एक्सपेंसेस में जो डिसअलाउ हुए में उनको ऐड कर दो, और डोनेशन को ऐड करो। रिक्लासिफिकेशन और रेलेवेंट जगह पे जाके आप बताएं कौन सा न्यूमेरिकल आसान होता है, सेल से चलना या प्रॉफिट से चलना? सेल से चलना आसान होता है, सेल से चलना। सेल से चलना तो बहुत आसान है, यहां पकड़ो और खर्चे माइनस कर दो, ठीक है। कितने लोगों का दिमाग खुल गया आज? मेरा हाथ ओपन नो, टीचर कह रहे हैं एंटर इन दैट। अच्छा जी, तो सवाल में क्या दिया हुआ? रिसीट्स एंड, वी आर वेरी लकी कि प्रॉफिट ने दिया हुआ। अगर प्रॉफिट दिया होता तो फिर प्रॉफिट में उंगली रखते, जो चीजें गलत हो चुकी हैं उन्हें रिवर्स करते और सही को रिकॉर्ड करते। अभी तो ज्यादा आसान है, बस सेल में से क्या करो, डेप्रिसिएशंस माइनस कर दो, क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, क्लिनिक का किराया माइनस कर दो, सारी चीजें माइनस कर दो। सिंपल सवाल था, इसमें तो कोई मसला नहीं था। ओके अब आप ऐसा करें, आज आप होमवर्क में कराएं कल पेज 337 क्वेश्चन 14। अच्छा ये करेंगे तो डिस्कस हुआ करेंगे अगले दिन 5-7 मिनट, लेकिन 5-7 मिनट से मैं ज्यादा डिस्कस नहीं किया करूंगा क्योंकि फिर सिलेबस सफर होगा। कितने हजरात कराएंगे क्वेश्चन 14? और घर में अगर 60% सवाल हो गया है तो कॉन्फिडेंट फील करना है, कॉन्फिडेंट फील करना है, परेशान नहीं होना। 60% सवाल हो गए, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा। ICAP से 10% अब आगे जा रहे हैं और ये आगे बहुत आगे निकल जाएंगे आप अगर इसी तरह चलते रहे तो। इसलिए अगर 60% सवाल आपका सही हो जाता है, आपने अपने आप को शाबाश देनी है। और फिर क्लास में डिस्कस हो ना हो, या आपकी किस्मत है टाइम हुआ तो डिस्कस कर लिया करेंगे अगले दिन आके, कोई 1-2 एडजस्टमेंट्स बीच में से। ओके क्वेश्चन 14 बिना सिकंदर वाला सवाल अब आप होमवर्क में करके आएंगे। आई नो कि इस पे भी कल 15-20 मिनट लग जाने हैं। चलें जी शुरू करें भाई। सेल्स टैक्स जी मोहतरम। इग्नोर, वो तो नेट है ना, तो खर्चे माइनस करके है, आपने सिर्फ ग्रॉस को लेके जाना है। बाकी नहीं है ना, ये देखो खर्चे माइनस हुए हैं, इस वजह से ये अमाउंट ही आ रही है। जी भाई ये इस रो में जगह बनवाएं, लास्ट रो में एक साहब आए, 2 भाई आगे आए, 2 हजरात फर्स्ट रो में आए और एक 4th रो में आए। सेकंड लास्ट रो में भी जगह है,
सेकंड लास्ट रो में जगह बनवाएं, फोर्थ रो में जगह बनाएं जी, फोर्थ रो, 2 आए फर्स्ट रो में, जी जी इसी रो में जगह बनवाएं। जी भाई सेल्स टैक्स, इसमें मैं पहले पेज से स्टार्ट नहीं करा, दूसरे पेज से स्टार्ट कर रहा हूं, पेज 389। सुबह सुबह उठे थे, नाश्ता किया था, सोचा था कि आप हजरात सोच रहे होंगे कि सेल्स टैक्स यार याद कर लेते हैं, साथ साथ 30 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, पहले 3 चैप्टर से 10 नंबर आ जाएंगे, बाकी इनकम टैक्स अगर मैं सुस्ती भी होगी तो उसमें से 10 नंबर नहीं ले सकता, मैं इतना फारग हूँ। ओके, पेज 389 पॉइंट 16, नया जज्बा नई हिम्मतें। साल का इख्तिताम है, नए जज्बे नई हिम्मतें। पॉइंट 16 अगले साल पढ़ के लूट मचा देनी है, इसी साल अभी से शुरू कर देना है। मैन्युफैक्चर का क्या मतलब है? चीज का बनाना। और मैन्युफैक्चरर क्या होता है? ओके, 16 पेज 389 सफे का टॉप, पॉइंट 16, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस होगी बात। चलो ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इंक्लूड्स एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल अकेला और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स is either converted into another distinct article। तो आप हजरात ने लकड़ी और शीशे को मिलाकर ऐसी जबरदस्त किस्म की वार्डरोब बना दी कि इट इज एंटायरली अ डिस्टिंक्ट थिंग, वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट थिंग है। उससे पहले वो लकड़ी थी, दरख्तों पे लगी, और उससे पहले वो शीशा था। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, बीनस के अंदर वाला सवाल होमवर्क में दिया है। Manufacture or produce includes any process in which an article singly or in combination with other articles is either converted into another distinct article or product, or it is so changed, so transformed or reshaped that it becomes capable of being put to use differently। जैसे शीशा होता है, उसको आप शीशा ही रख के इस्तेमाल बदल सकते हैं। कभी उसको विंडस्क्रीन के तौर पे लगा दिया, कभी उसको घर में शीशे के तौर पे लगा दिया, कभी उस शीशे को जेब में डाल लिया, कभी उस शीशे से ग्लास बना लिया। तो शीशा शीशा ही रहता है, बट शीशे का यूज बदल जाता है। इट इज सो चेंज्ड, इट इज सो ट्रांसफॉर्म्ड और इट इज सो रीशेप्ड दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज। बदल जाता है, ये नहीं कि सामने देख रहे हैं इसी से पानी भी पी लें, लेकिन 4-5 शीशे ही होंगे, सबका मकसद अलग होगा। ग्लास में आप देख रहे हैं जी पीछे से गाड़ी कौन सी आ रही, नहीं ये वो वाला शीशा नहीं है, वो ऊपर लगा होगा गाड़ी। तो शीशा शीशा ही रहता है, लेकिन ऐसे इसको शेप बदलते हैं कि उससे जो है मकसद उसका बदल जाता है। टेस्ट में एक सवाल आया था, उसमें हमने एम्प्लॉय को तनख्वाह दी थी पार्टनर के बेटे को। पार्टनर का बेटा तो एम्प्लॉय था, तो उसको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दी थी और 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देके टैक्स नहीं काटा था उसका। तो इसलिए बिल्कुल कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको पता है जिस बंदे की साल की तनख्वाह 6 लाख से कम है, चैप्टर 30 पेज 34-35 पे जरा जाके नजर मारिएगा कि 0 से 6 लाख जिसकी साल की सैलरी इनकम है उसका टैक्स 0 है, तो उसका टैक्स बनता ही नहीं। तो अगर एक बेचारे मुलाजिम की तनख्वाह 1.5 लाख है, या सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 2 लाख है, या किसी ऑफिस बॉय की तनख्वाह 3 लाख है, अब सवाल में आ गया हमने उसका टैक्स नहीं काटा, तो खैर है भाई, क्यों काटना था, हम पागल हैं उसका टैक्स काटते, उसने रोने लग जाना था मेरा क्यों टैक्स काट रहे हो। तो बच्चों ने उसको ऐड कर दिया, ये समझ लेके सैलरी पे टैक्स नहीं काटा, क्योंकि बच्चे बड़े होने की कोशिश कर रहे थे। तो बच्चों बच्चे ही रहो, उसको आपने ऐड नहीं करना था, आपने नोट दे के आना था कि इट इज अलाउड बिकॉज सैलरी इज लेस देन 6 लाख। साल की दो टेबल हैं, एक है पेज 34 वाला टेबल, एक है पेज 35 वाला टेबल। पेज 34 वाले टेबल पे 4 लाख से शुरू होते हैं स्लैब रेट्स, और पेज 35 वाले टेबल पे
6 लाख से शुरू होते हैं स्लैब रेट्स। पूरे साल की थी, सवाल जाके पढ़िएगा। अब सवाल पढ़िएगा, अब ये अगला काम आपने करना है, जाके सवाल पढ़िएगा। ओके आगे चलें। ओके नेक्स्ट। लेकिन इस तरह आईके हमने कभी टेस्ट नहीं किया वैसे। एंड इंक्लूड्स एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और एंशिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का मतलब होता है जरूरी, और एंशिलरी का मतलब होता है सब्सिडरी। इंसिडेंटल का मतलब होता है जरूरी और एंशिलरी का मतलब होता है सब्सिडरी। जी जी मुझे ये बताइएगा कि गाड़ी बन रही है, गाड़ी बनाने के लिए टायर बनाना मेन काम है या सब्सिडरी? नहीं, इंजन बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, एक सब्सिडरी काम है ना, सब्सिडरी काम है। यानी मेन तो आप गाड़ी बना रहे हैं ना, इंजन जोड़ रहे हैं, बने बनाए टायर भी खरीद सकते हैं, टायर ना बनाए, लेकिन टायर बनाना एक सब्सिडरी काम है, एक छोटा सा काम है। गाड़ी बन रही है, उधर टेप रिकॉर्डर बना रहे हैं, अब वो मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, पागल। वो गड्डी बना रहे हैं, तू लोगों को बताया मैं टेप रिकॉर्डर बनाता हूँ, पागल हो तुम, जो छोटा सा काम है। तो गाड़ी बना रहे हैं तो टायर बनाना एक सब्सिडरी काम है, लेकिन क्या एंशिलरी है, जरूरी है या गैर जरूरी है? जरूरी काम है। तो गाड़ी के लिए टायर बनाना ये एंशिलरी है, यानी ये जरूरी है, इंसिडेंटल जरूरी है और एंशिलरी सब्सिडरी है, यानी उसके ताबे है, उसकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। सीए करने के लिए एएफसी पास करना जरूरी भी है, लेकिन सब्सिडरी भी है। ओ एएफसी ओके जी, मैं थोड़ा इधर हो जाओ, वो इंटरनल समझेगा, हाउसफुल है, टाइम पे आया करो जी। इस रो में आ जाओ, थर्ड रो में एक बंदा आ जाए, थर्ड रो में बैग उठाएं, नीचे करें। ओके नेक्स्ट। प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी एंड इनग्रेविंग, इन सब के मतलब डिक्शनरी में देख लीजिएगा। चीजों को इम्बोस करना, प्रिंट करना, प्रिंटिंग करना, ये प्रिंटिंग प्रेसेस भी मैन्युफैक्चरर है हमारे लॉ की नजर में, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। प्रोसेस इन ऑपरेशन ऑफ असेंबलिंग, दो चीजों को असेंबल करना, मिक्स करना, कटिंग करना, डाइल्यूटिंग करना, बॉटलिंग करना, बोतल को बोतल में डालना, बॉटलिंग करना, पैकेज। बोतल पी के आप कहते हैं मैं बोतल वापस करने जा रहा हूं, वो कहते हैं बोतल तो पी लिया नहीं, ये भी बोतल है। बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर। ओके वॉल्स, दीवारें, अब बोलते दीवारें, उससे भी आइसक्रीम निकलती है। अच्छा, वॉल्स ने रॉ मटेरियल खरीदा 200 का रॉ मटेरियल, इस पर इसने कस्टम ड्यूटी पे की, कस्टम ड्यूटी मे बी 30, जो भी हो, कस्टम ड्यूटी का रेट आपके सिलेबस में नहीं। रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट करके कस्टम ड्यूटी पे की। इसके बाद लेबर ने काम किया इस पे, ठीक है, हाथों से आइसक्रीम बनाई कभी। अच्छा, इसके बाद ओवरहेड्स, इस पे ओवरहेड्स इनकर हुए 70 के। जी बता दें टोटल कॉस्ट क्या पड़ी? 350। इसमें वॉल्स ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, मे बी 50, और आपके हाथों में सर्दियों में ठंडी आइसक्रीम पहुंच गई 400 रुपए की। 400 में इमरान खान ने कहा थोड़ा सा जरा इधर भी, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स रेट 17% है। ये याद नहीं करना, ये पेपर में दिया होता है, याद नहीं रखना ये रेट। ओके, 400 जब 17%, 68। जी भाई, आप बताएं कितने का डब्बा खरीदेंगे? 468
8 का, लेकिन वो दुकानदारों ने इसको राउंड किया होता है 400 या 500 पे रखा होता है, वो ये फिगर ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जरा राउंड रहे फिगर। तो मैं तो सवाल आसान कराना चाह रहा था, इसलिए ये फिगर आखिर में राउंड नहीं आई। दुकानदार ऐसे सेट करते हैं इस फिगर को, इस वाले प्रॉफिट को ऐसे सेट कर लेते हैं कि ये फिगर राउंड में आए। 500 रुपए निकाल दो भाई, 450 रुपए निकाल दो। बहरहाल आइसक्रीम आपको कितने की खरीदेंगे दुकान से? 468। अब डेफिनेशन का नाम बताएं, रिटेल प्राइस। डेफिनेशन का नाम बताएं जो हम पढ़ने लगे हैं, रिटेल प्राइस। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज रिटेल प्राइस? द आंसर इज 400। द आंसर इज, ये कंज्यूमर प्राइस है, ये कंज्यूमर प्राइस है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस। आपने कितने पैसे पे करने हैं? 468। लेकिन मैं कंज्यूमर प्राइस के लफ्ज को मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कंज्यूमर प्राइस के लफ्ज को छोड़ें क्योंकि ये पूरी किताब में कहीं यूज नहीं हो, ना आई के अपने यूज करना है। रिटेल प्राइस, मुझे बताएं रेट किस पे लगता है? 400 पे या 468 पे? 400 पे। तो सेल्स टैक्स डाल के जो प्राइस है उसको रिटेल प्राइस कहते हैं, या सेल्स टैक्स डाले बगैर जो प्राइस है उसको रिटेल प्राइस कहते हैं? ओके, नोट कर। पानी की बोतल पड़ी होगी, पानी की बोतल। ये लिखा हुआ है रिटेल प्राइस, फिर इसमें दोबारा उसने सेल्स टैक्स ऐड किया हुआ है। रिटेल में नजर मुझे भी मुश्किल से आ रहा है, ये मसला सबके साथ है क्योंकि ये छोटा छोटा करके लिखते हैं। रिटेल प्राइस जमा सेल्स टैक्स, तो रिटेल प्राइस अलग लिखी होती है, सेल्स टैक्स। आज आइसक्रीम खरीद के देखिएगा, या कोई नहीं, फ्रीजर से निकाल के ऐसे चेक, चलो वापस विंडो शॉपिंग कर लीजिएगा, नजर मारिएगा जाकर। दुकानदार पे क्या हुआ, सर्दी बुरी लग रही है यार, मैंने वापस रख दिया। जी, किस किस प्रोडक्ट पे आपने रिटेल प्राइस कभी लिखा हुआ देखा है? प्रोडक्ट्स के नाम बताना शुरू करें। सब पे नहीं, एसी पे नहीं होता, एसी पे नहीं होता, गाड़ी खरीदेंगे नहीं होता उस पे लिखा हुआ, पक्की बात कर रहा हूं, नहीं लिखा होता। बता दें आप किस किस चीज पे आपने रिटेल प्राइस लिखा हुआ देखा है? लक्स, ठीक है, और वो एक ही बात होगी ना। मार्बन क्या होती है? अच्छा, सिगरेट होती है। और किस पे? जूसेस, ठीक है, और मेडिसिन पे तो मेरा नहीं, जरा दिखाना, लेके आना कौन सी मेडिसिन। अच्छा जी भाई, यहां लिखें, जहां थर्ड शेड्यूल लिखा हुआ है ना, यहां लिखें पेज नंबर 402, पेज नंबर 402। जरा पेज 402 पे आए, मैं आपको बताता हूं किन किन चीजों पे आपने लिखा हुआ देखा है। ये पढ़नी मैंने है, सुननी आपने है। जी भाई, फ्रूट, भाई आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पढ़ना शुरू करो। अब मैं क्या पढ़ूंगा, इनको पढ़ो, ये 20 आइटम्स पढ़ो ऊंची आवाज में। खामोश जी। फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, डिटर्जेंट। केड़ी वेजिटेबल का जूस? चलो बहरहाल होगा कहीं। सर वो तो लिखी है ना, जल्दी जल्दी जल्दी। टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूमरी एंड कॉस्मेटिक, आइसक्रीम, टी, syrups and squishes, cigarette, toilet soap, shampoo, soap। सर आज उठ गए हो ना सर, नहीं पढ़ सकता। तो सर तू नहीं पढ़, अभी उठे हो, नहीं पता चला। चलो आगे, एम से शैम्पू, मिल्क ड्रिंक्स, पाउडर ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर एंड टिश्यू पेपर, स्पाइसेस, दालें, spices sold in the retail packing bearing brand name and trademarks, cement sold in the retail packing, shoe polish and shoe cream, mineral bottled water and other household and specified item. Okay.
जी, आपको यहाँ गाड़ी नहीं मिली, आपको यहाँ पे फ्रिज नहीं मिला, एसी नहीं मिला। गाड़ी, फ्रिज और एसी और इसके अलावा हजारों चीजें, इनके लिए मैं आपको लफ्ज पढ़ाऊंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो एक और डेफिनेशन है, वो किसी और दिन पढ़ेंगे। इन 20 चीजों के लिए लिख लें क्या लफ्ज यूज होता है, रिटेल प्राइस। सिर्फ इन्हीं चीजों पे आपको रिटेल प्राइस पाकिस्तान में लिखी हुई मिलेगी। अगर और किसी चीज पे रिटेल प्राइस लिखी हुई आपको मिली तो उधर परेशान ना होइएगा, कोई गवर्नमेंट के सर्कुलर भी आते हैं, जज्बाती होकर ये ना कहिएगा इस पे कोई रिटेल प्राइस लिखी हुई है। बहरहाल नीम हकीम। अच्छा जी, तो रिटेल प्राइस की डेफिनेशन खास है पाकिस्तान में बनने वाली 20 चीजों के लिए। ये हैं थर्ड शेड्यूल के आइटम्स और हर एक के बैग में इनमें से कोई ना कोई उम्मीद है मौजूद शायद हो। अच्छा जी, पेज 389। जी भाई, रिटेल प्राइस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू, वापस आ जाए, रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल मींस प्राइस फिक्स्ड बाय। अच्छा, ये जो चीजें आप सारी अभी में पढ़ के आए हैं, इन पे दुकानदार प्राइस लिखता है या मैन्युफैक्चरर प्रिंट करके भेजता है? मैन्युफैक्चरर प्रिंट करके भेजता है, ये अगली खासियत इनकी। रिटेल प्राइस विद रेफरेंस थर्ड शेड्यूल मींस प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अगर इंपोर्ट करे तो इंपोर्टेड गुड्स के केस में इंपोर्टर प्राइस बताएगा, इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन सेल्स टैक्स। देखें, इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन, खूबसूरत डेफिनेशन, इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन सेल्स टैक्स। Including all duties and taxes other than sales tax at which a brand of an article, एक आर्टिकल उसका ब्रांड should be sold to अवामुन्नास, अवामुन्नास जनरल पब्लिक, मैंगो पीपल, आम लोगों को बेचा जाता है। अच्छा भाई, दूसरी बात अब एप्लीकेबल नहीं रही, कुछ कंपनीज ये गड़बड़ कर रही थी, लेकिन अब ये मुनासिब, अब ये बात एप्लीकेबल नहीं रही। छोटे शहरों में वो यही चीज 350 की बेचती थी और बड़े शहरों में कराची, फैसलाबाद, लाहौर के अंदर यही चीज जो है वो महंगी बेचते थे। तो उसने कहा है अगर वॉल्स ने इस साल हिम्मत करके 3 मिलियन आइसक्रीम के डब्बे बेचे, उनमें से 1 मिलियन डब्बे कसूर में सस्ते बेचे और 2 मिलियन डब्बे कराची में महंगे बेचे, तो ये इनकंसिस्टेंसी है, ये बात हमें पसंद नहीं है। एज्यूम कर लिया जाएगा कि कसूर में भी कराची वाली प्राइस पर ही बिके हैं और हायर वैल्यू पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर, और इस लाइन की वजह से आजकल मैन्युफैक्चरर ऐसा करते ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएं वो चीज आपको सेम प्राइस में मिलती है। जहां करते हैं वहां पर गलत करते हैं। लॉ ये कह रहा है कि अगर एक चीज की प्राइसेस 2 फिक्स कर दे मैन्युफैक्चरर, एक जगह महंगी बेचे दूसरी जगह सस्ती, तो टैक्स लगाने के लिए मैं क्या एज्यूम करूंगा, दोनों जगह महंगी बिकी। Where more than one price is fixed for same brand, highest price will be taken as retail price. The board may specify areas for determination of highest sale price. बोर्ड फिर एरिया बताएगा। कराची में हमने आपकी गलती पकड़ी, लाहौर में पकड़ी। बोर्ड में specify the areas for determination of highest sale price, retail price. ओके, कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी सी बड़ी सी कॉटेज है, कॉटेज ये 7 वाले कैलेंडर की तरफ देखें, कॉटेज छोटा सा कैलेंडर, कॉटेज, उसका रजिस्टर देखें, छोटा सा रजिस्टर, बैग देखें, छोटा सा बैग, कॉटेज बैग। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को बेनिफिट हम आने वाले दिनों में देंगे या नुकसानात देंगे? बेनिफिट्स देंगे कॉटेज, छोटी इंडस्ट्री को। लेकिन बेनिफिट्स क्या देंगे उसको छोड़ें, अभी सिर्फ क्या देख लेते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी है। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स अ ट्रेडर, ना 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 उधर देखने वाले भाई, मैन्युफैक्चरर।
कॉटेज इंडस्ट्री का चीजें बना के बेचना जरूरी है या खरीद के बेचना? बना के बेचना। Which fulfills each of following conditions. सारी conditions fulfill करें या इसमें से कोई थोड़ी सी? सारी। each namely, each का मतलब all, सारी conditions which fulfill each of the following condition. which fulfill any नहीं लिखा हुआ, any का मतलब होता है कोई सी एक fulfill कर दे। which fulfill all conditions, does not have industrial gas or electricity कनेक्शन। बड़ी बड़ी कंपनियों को ना इंडस्ट्रियल कनेक्शन मिलता है बिजली का, या इंडस्ट्रियल कनेक्शन मिलता है उनको गैस का। इंडस्ट्रियल कनेक्शन होता है बहुत बड़ी फैक्ट्री को मिला है। तो आपके पास ऐसा कोई मीटर ना हो, नॉर्मल सा मीटर लगाओ जो जिसमें कोई इंडस्ट्रियल मीटर ना लिखा हो। ये आप उस दुकान के बाहर आके देख लेंगे, उस फैक्ट्री के बाहर आके देख लेंगे मीटर कौन सा वाला है। इज लोकेटेड इन और आप रेजिडेंशियल एरिया में हो। असल में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बनती, रेजिडेंशियल एरिया में छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दूर जाके इलाकों के अंदर बनती हैं। वो आप रास्तों में चले जाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बीच में आ रही होती हैं, रास्ते के स्मेल आ रही होती है, आपने कान में ये फलां सरगोदा से फलां का रास्ता बड़ा बुरा है यार। अच्छा जी, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होती, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दूर होती हैं शहरों से। तो छोटी छोटी फैक्ट्रीज कहाँ होती हैं? रेजिडेंशियल एरिया में। पहली शर्त क्या है जी आपके पास? इंडस्ट्रियल मीटर नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, आप रेजिडेंशियल एरिया में हैं, दूर नहीं है। तीसरी शर्त, डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन, हाँ वर्कर आपके 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 हो सकते हैं, मोर देन 10 नहीं होने चाहिए। एंड एनुअल सेल फ्रॉम ऑल सेल्स, हर किस्म की सेल तो कई किस्म की लोग कर रहे होते हैं, लोकल भी कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट भी कर। एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सेल डज नॉट एक्सीड 3 मिलियन। 30 लाख से ज्यादा आपकी सेल ना हो। अब एक कंपनी आपके पास आई, उसने आके पूछा भाई मुझे बताओ, ये इंडिविजुअल भी आ सकता है, ये डेफिनेशन कंपनी के लिए खास नहीं है, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं भाई मैं कॉटेज इंडस्ट्री हूं या नहीं। तो आपने 4 सवाल उससे पूछने हैं। हाँ भाई आपके बिजली का मीटर इंडस्ट्रियल वाला लगा हुआ है? नहीं। आप रेजिडेंशियल एरिया में हो? यस। नब नहीं, गौर से सुना करें। आप रेजिडेंशियल एरिया में हो? जी। अगला सवाल, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं जी? 4। आपकी सेल कितनी है जी? मसा मार्केट 2.8, मसा मार्केट 2.8 मिलियन तक पहुंच जाती है। आप बता दें भाई क्या ये चारों शराइत पूरी कर रही है? तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? लेकिन अगर बाकी शराइत पूरी हो रहे हो और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अंजुम को डाल के 11 हो, फिर आप मारे जाएंगे अंजुम की वजह से। या तो फिर अंजुम को नौकरी से निकालें, अगर रखे हैं तो फिर आप छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है, फिर आपने तो अंजुम को पाला हुआ है। ओके, सॉरी, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। पॉइंट 19, खुले हुए बाजार के अंदर जाके चीजों की कीमत, ओपन मार्केट प्राइस। रात को नहीं 2 बजे दुकानदार को भाई क्या कीमत है 30 की, उसने बताया वही आसमानों पे पहुंची है इस वक्त, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोया। ओपन मार्केट प्राइस, चलें छोड़ें, सीरियस हो जाए, सीए करें। ओपन मार्केट प्राइस मींस कंसिडरेशन इन मनी विच डेट सप्लाई, और मिलती जुलती सप्लाई वुड आम तौर पे, अब ऐसे तो फिर मैं सीरियस होता हूँ, अच्छा सीरियस होने की कोशिश करें। ओपन मार्केट प्राइस मींस द कंसिडरेशन इन मनी विच डेट सप्लाई, और अब मिलती जुलती सप्लाई वुड आम तौर पे रिसीव इन एन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट होती है जिसमें विलिंग बायर्स और सेलर हो। ओपन मार्केट वो होती है जिसमें विलिंग बायर्स और सेलर हो, और विलिंग के साथ नॉलेजेबल भी हो। विलिंग मतलब है खुशी से बेचने को भी चीज तैयार हो और उनको नॉलेज भी हो मार्केट का। यानी कि देहात से बंदा आया, आपने उसको 10,000 वाला मोबाइल 12,000 में बेच दिया और दुकानदार ने कहा इसकी फेयर वैल्यू 12,000 है, कि वो नॉलेजेबल नहीं था। अच्छा, सिमिलर सप्लाई का क्या मतलब है भाई? फर्ज करें ये मार्कर है, आपने इसकी फेयर वैल्यू मालूम करनी है। साल के एंड पर कमिश्नर बाजार गया और इसने करीबी दुकानदारों को दिखाया कि यार इसकी फेयर वैल्यू क्या है। करीबी दुकानदारों को दिखाया यार इसकी फेयर वैल्यू क्या है। दुकानदारों ने कहा जी लाल मार्कर आना बंद हो गया है, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। कुछ बच्चे कलर ब्लाइंड होते थे तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, आज के बाद टीचर लाल मार्कर यूज नहीं कर सकता। तो अब क्या करें, हमने तो इस साल में लाल ही मार्कर बेचे हैं बहुत ज्यादा।
अब इसकी फेयर वैल्यू कैसे निकले? तो ये है ना, ये है, ये सिमिलर नहीं है? देख, सिमिलर में क्या पाया जाना जरूरी है? इन दोनों में क्या चीजें सिमिलर हैं वो मैं आपको बताने रहा हूं। मैं बताऊंगा। कलर नहीं लिखा हुआ यहां पे, पढ़े। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड मींस एनी अदर सप्लाई। ये है इस वक्त एनी अदर सप्लाई। ये तो मेन सप्लाई है ना जो हमने की थी, ये है एनी अदर सप्लाई। एनी अदर सप्लाई विच क्लोजली रिजेंबलेंस नजर आ रही? विच क्लोज, इधर तो कोई नहीं कलर ब्लाइंड बैठे हुए, ये ब्लू है ये रेड है, ये मैं बता दूं। अच्छा, विच क्लोजली रिजेंबल्स किस किस चीज में? नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी लिखता है माशाल्लाह। क्वांटिटी, ये भी एक है, ये भी एक है, फिर सिमिलर सप्लाई हो सकती है। सादा सी बातें हैं। कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, इस वक्त मैं खोल नहीं सकता, इंक गिर जाएगी। कंपोनेंट्स इसके अंदर जो इस्तेमाल हुए हैं। मटेरियल, ये जिस मटेरियल का बना है, ऑफ द अफोरमेंशन्ड गुड्स। अफोरमेंशन्ड गुड्स का मतलब है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ऐसी अंग्रेजी मारी है उसने। अफोरमेंशन्ड गुड्स, वो जो पहले जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनकी बात कर रहा हूं। मिलती जुलती सप्लाई होने के लिए 3 शराइतें हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, अगर उधर 4 चीजें बेची हैं तो इधर भी 4 ही हो, क्वांटिटी सेम हो, और तीसरी शर्त कंपोनेंट और मटेरियल जो उनके अंदर इस्तेमाल हुआ है वो सारा का सारा, अगर ये 4 बातें किसी चीज के अंदर पाई जा रही हैं और इसकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही तो गुजारा चला लें फिर इसकी फेयर वैल्यू, बिकॉज दैट इज बोले कौन सी सप्लाई? सिमिलर सप्लाई। जिस भी देखें आपके, यार आज मैंने जाते ही याद करना है। सबसे पहले ना मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन लिख के तस्वीर खींच के मैं तुझे व्हाट्सएप करूंगा। देखिए मेरी डेफिनेशन और किताब की डेफिनेशन देखी, तुझे मेरी डेफिनेशन किताब की डेफिनेशन से अच्छी लगेगी। ओके, आगे चलें। मैंने तो रजिस्टर खरीद लिया आज, CSS याद करके रोजाना लिखना है, 2 दफा लिखा करूंगा। मैंने ये भी सोचा इतवार को सारा रिवाइज किया करूंगा। ओके जी, आगे चलें। सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर। हो सकता है मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा हो किससे? इंपोर्टर से। सो इट इज ऑल अ चेन, अच्छा, ये हम शायद कल या परसों पढ़ें, छोड़ दो उसके कंधे पे ना, थक जाएगा, हाथ ना रख। अच्छा, ऐसे ही साथ में मोटरसाइकिल पे, थोड़ी देर में मोटरसाइकिल भी गिर जाता है। वो भाई यार मोटरसाइकिल का स्टैंड खराब हो गया क्या यार, हर कोई आगे फिर मोटरसाइकिल पे बैठा होता है। तो प्लीज लोगों के मोटरसाइकिलों पर ना बैठा करें, गाड़ियों पर टेके ना लगाया करें। अच्छा जी, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर। थोड़ी देर में आप ज्यादा देर हाथ रखे रखें ना किसी कंधे पे, वो भी थोड़ा साइड में लग जाता है। यार बस कर दे तेरी मेहर, शुरू तो शर्मा शर्मी कुछ नहीं। अच्छा जी, तो ये सारी की सारी चीजें, ये पूरी एक चेन चली है एंड इट इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन। अब इसमें मेरे ख्याल से वो सबके नाम नहीं लेगा, बॉर्डर्स के नाम ले लेगा, दरमियान में बाकी सारे कवर हो जाएंगे। पिंडी से लाहौर बोल दो तो भेरा और सुखे की वैसे ही बीच में आ जाता है। ओके, सप्लाई चेन मीन्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बायर्स एंड सेलर। बायर आ रहा है, फिर सेलर, फिर बायर सेलर बन रहा है, फिर बायर सेलर बन रहा है, बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज। सबसे पहले इंपोर्टर ने परचेज की है, फ्रॉम द स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज। और ये सिलसिला खत्म कहां हुआ है? और इंपोर्ट, कई दफा आप लोकल परचेज करते हैं, कई दफा इंपोर्ट। फ्रॉम द स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज और इंपोर्ट टू द स्टेज ऑफ फाइनल सप्लाई। फाइनल सप्लाई के आगे लिख लें फाइनल सप्लाई टू कस्टमर, फाइनल सप्लाई टू कस्टमर। अब आगे जगह खाली है, ऐसे गोल ना बनाएं, कोई बायो की क्लास नहीं है, इसको सीधा करके ऐसे बना दें। यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोग बायो की कॉपी दाएं बाएं वाले को कुछ खिला पिला के तस्वीरें बनवाते थे।
ओके कितने लोगों का ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूंगा? हाथ खड़ा करें, 1 2 3 4। ओके कोई नहीं, इंशाल्लाह डॉक्टर आपके पास रिटर्न बनवाने आएंगे, अच्छा नहीं होना। लीडिंग आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोना, इसका रेवेन्यू होगा, उसकी अदर इनकम्स होंगी। कोई नहीं, आपके पास तो सारे आया करेंगे। डॉक्टर्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, वकील आएंगे, आप सबको ट्रेनिंग दे सकेंगे, सबको सिखा सकेंगे जिंदगी में रहना कैसे है, तरक्की कैसे करनी है, लोगों से डील कैसे करना है। ओके 17। ओके भाई, ये किसकी डेफिनेशन हम पढ़ने लगे हैं? मैन्युफैक्चरर। और पॉइंट 16 में किसकी पढ़ी थी? चर। और 17 में किसकी पढ़े लगे हैं? चरर। एग्जामिनर कमेंट्स आए थे कि मैंने चर पूछा वो चरर कराया, और मैंने चरर पूछा वो चर लिखाया। वो बात ही क्या जो सबूत के बगैर हो। किताब के शुरू के सफे निकाल। अच्छा, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन 7-8 लाइनें हैं ना। अच्छा जी, शुरू के सफे निकालें जरा। आज शुरू से शुरू करते हैं सीए। रोमन्स में पेज 9 IX, रोमन्स में पेज 9, जहां जहां तक आवाज जा रही है, रोमन्स में पेज 9 सफे का दरमियान। ये डेफिनेशन पूछी थी आएगी आपने, सिंपल बच्चे इसमें पूरे नंबर लगा के आए थे। डिफाइन मैन्युफैक्चरर, ये उन लोगों के लिए जो आज जाके लिख के याद करेंगे, उनके पूरे नंबर आए होंगे। अब एग्जामिनर कमेंट्स ही माशाल्लाह 4 लाइनों के आगे। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स टू आइडेंटिफाई पर्संस हु आर कंसीडर्ड मैन्युफैक्चरर अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। वेरी फ्यू प्रोड्यूस रेलेवेंट आंसर्स। कितना आसान सवाल था। 100 में से 20-25 ने सिर्फ याद किया हुआ था घर जाके। मोस्ट वर इन जनरल, बहुत सोने जनरल जवाब दिया। Where they gave very vague reply stating that a person who is registered as manufacturer and who manufacture is called manufacturer. कहते बच्चे जवाब देखें, दोबारा देखें अच्छी सी डेफिनेशन बच्चों की। A person who is registered as manufacturer and who manufacture is called as manufacturer. कहते ये डेफिनेशन तो अच्छे खासों ने दी हुई थी, ये पता नहीं इन्होंने कहां से निकाली थी। Many students gave the definition of manufacturing instead of manufacturer. ओके अच्छा, इधर ही नहीं, इसी सफे पर आज हो जाए अखीर बच्चों की। सम अदर आई ओपनिंग स्टेटमेंट, आंखें खोल देने वाली हकीकतें। पॉइंट 1, एक दफा पेपर में सवाल आया था तो वहां पर 180 डेज लिखा हुआ है लॉ में, तो कहते हैं बच्चे लिखा है 6 मंथ्स। मुझे चढ़ गई तब, मैंने उनके नंबर काट लिए। हालांकि 180 डेज और 6 मंथ्स में 3 डेज का फर्क है, तो कहते हैं मैंने उनके 6 महीने लगवा दिए 3 डेज के फर्क पे। the term extra sales tax was used instead of extra। अभी हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे एक्स्ट्रा टैक्स। कहते हैं बच्चे लिखा है एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स। पागल है, जब मैंने एक्स्ट्रा टैक्स उसका नाम लिखा है तो सेल्स का लफ्ज क्यों बीच में डाला तुम लोगों ने? सेल्स टैक्स बहुत चढ़ा हुआ था तुम्हें कि एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स डाल दो। अब सही तरह याद करने के ना सेल्स टैक्स। चले छोड़ें, आ जाए वापस आ जाए। ओके नाउ वी विल चार स्पाउट्स। बोलो, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर मीन्स अ पर्सन इंगेज्ड, शादी होने वाली है उसकी, बोले a person engaged whether exclusively or not in the production of goods। exclusively or not का मतलब ये है, exclusively का मतलब है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और नॉट का मतलब ये है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, साथ कभी कभी ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। होंडा कार्स वाले एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, ये ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। होंडा सिटी और सिविक जो आपको सड़कों पे नजर आती है, अक्सर अभी निकलोगे बाहर 10-15 नजर आ जाएंगी, तो ये बना के बेच रहे हैं। लेकिन होंडा एकॉर्ड जो आपको बरसों में नजर आती है 1-2,
ये इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, ये बना के नहीं, पाकिस्तान में नहीं बन रही होंडा अकॉर्ड, तो ये इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कुछ एक्सक्लूसिवली नहीं करते, बल्कि साथ थोड़ी सी ट्रेडिंग की भी मिलावट कर लेते हैं। बहरहाल हमारी नजर में दोनों मैन्युफैक्चरर हैं। जैसे बिजनेस के चैप्टर में पढ़ा था, जो एसेट बिजनेस और पर्सनल दोनों में यूज हो रहा हो उसे भी बिजनेस एसेट ही कहना है, उससे पर्सनल एसेट नहीं कहना। A person engaged whether exclusively or not in the production of goods, whether the raw material is owned by him or not. ये जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल वो ओन कर रहा हो या रॉ मटेरियल ओन ना कर रहा हो सकता है आप खुद रॉ मटेरियल खरीद के काम कर रहे हो सकता है आप किसी के रॉ मटेरियल पे काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पे होंडा कार्स ने खुद ही टायर बनाने का मटेरियल खरीदा, खुद ही टायर बनाया। एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि होंडा कार्स ने टायर बनाने का मटेरियल खरीदा, इंजमाम उल हक को दे दिया कि इंजमाम टायर तू बना के दे दे, तो टायर इंजमाम ने बना के दे दी। अब इंजमाम ने बंदे भेजे, वो डंडों से टायर घुमाते हुए ला रहे थे, चलो भाई ये 1000 टायर तैयार हो गया, मोटरवे पे लाइन लगी थी, 1000 टायर आ रहे हैं, इंजमाम की फैक्ट्री से 1000 टायर आ। अच्छा, अब ये मुझे बता दें कि इंजमाम भाई ने टायर मटेरियल ओन करते हुए बनाए हैं या किसी और के मटेरियल पे काम करके बनाए हैं? अच्छा, अगर आप किसी और के मटेरियल पे काम कर रहे हैं लेकिन आपकी फैक्ट्री है, तो क्या आपको मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा? बिल्कुल। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपका अपना मटेरियल हो, आप चाहे फैक्ट्री में अपने मटेरियल से फिनिश गुड बनाएं, चाहे किसी के मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएं। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यू आर मैन्युफैक्चरर। क्या लिखा हुआ है? वेदर द रॉ मटेरियल इज ओन्ड बाय हिम और नॉट। जरूरी नहीं है कि वो रॉ मटेरियल ओन कर रहा हो या ना ओन कर रहा हो। मैंने बता दिया था जिन हजरात का भी कुछ क्लासेस छुट्टी हैं या कोई पिछली वीकनेस है, आज सर जोहर की क्लास है 6:30 से 8:30, उसमें इनका कैपिटल गेन की प्रैक्टिस होनी है और कल जो है फिर अदर सोर्स शुरू होगा। उस क्लास में जाते रहें, जो आपके टॉपिक्स मिस हैं उनको कवर करते रहें। कौन गया था वैसे क्लास में पिछली? हाथ करने फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है भाई, कह रहे हैं तो रात जाते रहें पढ़ें आगे। नहीं सीरियसली खड़े होकर बताएं, नहीं खड़े होकर बताएं, इनको मेरी बात पे यकीन नहीं आया था। कैसे कैसे क्लास को लेके चले थे, उसमें क्या किया था? पहले सारी थ्योरी पढ़ाई थी, फिर न्यूमेरिकल कराया था। कैसे कराया था? ओवरव्यू यानी मेन थ्योरी के सवाल करा दिए थे, फिर क्लास में याद करवाई। अच्छा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने सवाल कराए और इंपॉर्टेंट पास पेपर भी करवाए। तो इस पूरी एक्सरसाइज में कितना टाइम लग गया? 2 घंटे आराम से लगे चैप्टर। ठीक है, बैठ जाए। ओके, 17 सॉरी, एंड शैल इंक्लूड, और इसमें यह भी शामिल है, इसमें यह भी शामिल है अ पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस assemble, mix, cut, dilute, bottle, packages, repackages और prepares good by any other manner। तो बॉटल्स के ऊपर लिख लें रियाज बॉटलर। ये जो पेप्सी कोक वाले हैं, ये इनकी फैक्ट्री नहीं है बोतलों की कि वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हों। ये सिर्फ मटेरियल देते हैं और पानी रियाज बॉटलर वाले अरेंज करते हैं, मटेरियल इनकी तरफ से आ जाता है, तो रियाज बॉटलर वाले इनको बॉटल्स बना के दे देते हैं। तो जो बंदा बॉटलिंग का काम कर रहा है, यानी बोतलों को बोतलों में डालने का काम कर रहा है, तो वो बंदा भी लॉ मेकर की नजर में मैन्युफैक्चरर है। ओके, रॉयल फैन ने बैंक डिफॉल्ट कर दिया, बैंक डिफॉल्ट कर दिया। इसके डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट ने किया साइड पे। नए वाले इस हकदार का नाम? नए वाले इस हकदार का नाम लिक्विडेटर नहीं। आजकल ऐसा एक सागदार की जगह कौन है? हफीज शेख। तो हफीज शेख साहब पीटीआई की तरफ से आए और उन्होंने कहा कि अब डायरेक्टर्स आप साइड पे हो जाएं, इस कंपनी के एसेट्स को बेचना है, बेच के लाइबिलिटीज पे करनी है और इस कंपनी को लिक्विडेट करना है, डिसॉल्व करना है। तो गवर्नमेंट ने एक बंदा भेजा है, इसकी जिम्मेदारी लगाई है।
इसको कहते हैं असाइनी। गवर्नमेंट ने इसको असाइनमेंट दे दी है। अब डायरेक्टर्स को साइड पे लगा दिया जाएगा और डायरेक्टर्स को साइड पे करके सारे बिजनेस के एसेट्स को ये कब्जे में लेगा, कब्जे में लेके एक एक करके एसेट्स बेचेगा, बैंक लोन्स वगैरह पे करेगा। अगर कोई पैसे बच गए तो डायरेक्टर्स को, ओनर्स को वापस कर दिए जाएंगे, वो उनका अपना पैसा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जितना अरसा ये प्रोसेस चलेगा उतना अरसा इस कंपनी में इसको भी मैन्युफैक्चरर ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे बिजनेस के मैटर्स को मैनेज कर रहा है। ओके, ये ऐसा कब होगा? जब कोई बिजनेस लिक्विडेट करना होगा, बंद करना होगा। एन असाइनी इन बैंकरप्सी। अगर कोई बिजनेस बैंकरप्ट हो गया तो उसमें जिसको आपने असाइनमेंट दी है, और अ लिक्विडेटर या लिक्विडेटर। हमने कहा ये नहीं हमें समझ आ रहा, असाइनी और लिक्विडेटर क्या होता है? कहते हैं चलो खैर है, मैं डेफिनेशन आपको दे देता हूं। एनी पर्सन, एनी साकदार, उसका नाम ज्यादा को याद है, एनी साकदार हु डिस्पोजेज ऑफ एसेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर। वो क्यों आया यहां पे? ये बीन में जाने आया, यहां डिस्पोज ऑफ करने आया। क्या डिस्पोज ऑफ करने आया? एसेट्स। बीन सिकंदर वाला सवाल होमवर्क में है, क्वेश्चन 14। अच्छा, हु डिस्पोजेज ऑफ, जो बेचने आया है। क्या बेचने आया? कितने लोगों को अब याद आया? जरा अब कराएंगे, एकदम याद आया। ओके, हु डिस्पोजेज ऑफ, बोले बोले, हु डिस्पोजेज ऑफ एसेट्स ऑफ इन एनी लॉ कैपेसिटी। फिड्यूशरी का मतलब डिक्शनरी में जाके देख लीजिएगा, लॉ के हुक्म के मुताबिक, इन एनी लॉ कैपेसिटी। जी, सकलैन मुश्ताक क्रिकेटर, ये गया गोरमे वालों के पास और गोरमे वालों को कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में गोरमे हो जाए तो क्या ही बात है। गोरमे कोला गिलगित बल्तिस्तान में, इधर से बनवा के उधर लेके जाएंगे तो इतनी महंगी पड़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के मसला हो जाएगा। तो मुझे इजाजत दे दें, मैं आपके नाम से वहां प्रोडक्शन शुरू कर देता हूं। अब चाहे आपने प्रोडक्शन शुरू कर दी तो भी सकलैन आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे अभी आपने हक लिया है और प्रोडक्शन शुरू नहीं भी की तब भी लॉ मेकर आपको मैन्युफैक्चरर कहेगा, क्योंकि सेल्स टैक्स के दफ्तर में आपने बार बार जाना होगा अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए, तो आपको मैन्युफैक्चरर ही कहा जाएगा। चाहे आपने वहां बोतलें बनाना शुरू कर दी हैं, चाहे अभी बोतलें बनाना शुरू, दोनों सूरतों में, क्योंकि फैक्ट्री बनाने में ही टाइम लगेगा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे, तो इसलिए जितना अर्सा फैक्ट्री नहीं बनेगी उतना अर्सा भी आप मैन्युफैक्चरर हैं, और जब फैक्ट्री बन के प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी तब तो ऑब्वियसली आप मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन हमारा लॉ पहले दिन से इसको मैन्युफैक्चरर बना देगा। एनी सकलैन, मैं आप सबकी किताब पे आकर लिखूं, टाइम लगेगा ना। एनी सकलैन who owns or uses, यूज जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है आप खाली ओन कर रहे हो अभी यूज ना शुरू किया हो। who owns or uses any patent, कोई भी नाम, any right of manufacturing of goods, ऊपर लिखें फ्रॉम गोरमे। राइट किससे खरीदा है? गोरमे से। एनी सकलैन who uses any right bought from गोरमे, whether or not such a सकलैन, whether or not such a सकलैन sells or disposes of the bottles, लिखें आगे। जरूरी नहीं है कि उसने बोतलें भी बेचनी शुरू कर दी हों, ऐसा हो सकता है कि अभी उसने बोतलें बेचनी शुरू ना की हों। ओके, क्या कोई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट सेल कर सकता है? एक्सपोर्ट सेल कर सकते हैं ना? क्या अजीब सा सवाल, तो आसान सा सवाल पूछा है। क्या कोई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट सेल कर सकता है? एक्सपोर्ट सेल। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट सेल करता है, एक्सपोर्टर से गवर्नमेंट होती है खुश, और खुश होकर गवर्नमेंट उसको टैक्स वापस करती है, और हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे उसे टैक्स वापस कैसे मिलना है। अगर एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट सेल की है, और मोबाइल वाले भाई
गवर्नमेंट सोच रही है कि हम उससे क्या वापस करें। अब ना देखो ना आप लोग तो इधर, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसे टैक्स वापस करें, तो उसे चाहिए कि अपनी फैक्ट्री अपने नाम पे रखे। अगर किराए की फैक्ट्री में वो किराए की फैक्ट्री लेके बैट बॉल और फुटबॉल बना के बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट करेगा तो उसको टैक्स वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपनी फैक्ट्री खरीद के, किराए पे नहीं, अपनी फैक्ट्री बना के अगर आप एक्सपोर्ट करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे आने वाले दिनों में एक्सपोर्टर्स को, ताकि एक्सपोर्ट सेल इनकरेज हो। जी आया नो। ओके, हाउएवर हाउ आर यू, हाउएवर असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए, ठीक है। दर्शिंदा सितारों के नाम मैं पहले लूंगा क्लास में। हाउएवर फॉर क्लेमिंग रिफंड्स, रिफंड क्लेम करने के लिए, अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो पढ़ा जाएगा, कोई नहीं। हाउएवर फॉर क्लेमिंग रिफंड, रिफंड लेने के लिए, ओनली सच पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। ये क्या होता है मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर? जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और एक्सपोर्ट ही कर रहा है, या पंजाब वाले इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर की तरह कम एक्सपोर्टर, पंजाबी वाला कम, तो पंजाब वाले इस तरह पढ़ लेते हैं, वो भी चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं तेदा कम एक्सपोर्टर वाला भी है, तो अंग्रेज पढ़ते हैं मैन्युफैक्चर खाम, तो मैन्युफैक्चर खाम एक्सपोर्टर मींस कि मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और हु हैज हिज रेंटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जी, अब पेपर में अगर सवाल आया मैन्युफैक्चरर अगर टैक्स गवर्नमेंट से वापस लेना चाहता है तो क्या कंडीशन है, बोले he should own the manufacturing facility। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को आपने क्या करना है, ओन करना है। अच्छा भाई ये जो जाने दे, खुदा एक सफा तो पढ़ाने दे, खुदा का हो बस आप बरकत मार्केट में जाएंगे, बस वहां से मिलेगी। अच्छा जी, हश पपीज इज अ शॉप। वाओ क्यों बोल रहे हो, वो छोटा सा कुत्ता बनाता है, इतनी ऊंची नहीं बोलता जितना आप। अच्छा जी, हश पपीज इज अ शॉप। अच्छा, इनकी ओन शॉप्स भी हैं अपनी, इसकी अपनी दुकानें भी हैं, और इसके साथ साथ यू कैन बाय द शूज फ्रॉम बाटा शॉप एज वेल। कितने लोगों ने बाटा की दुकान पे हश पपीज के जूते पड़े हुए देखे हैं? हाथ खड़ा करें, बस ठीक है, बाकियों को साबित करना जरूरी नहीं है मेरे लिए 3-4 गवाह काफी हैं। तो बाटा की दुकान पे भी हश पपीज के जूते आजकल पड़े होते हैं। ये आप चले जाएं MM आलम रोड पे, MM आलम रोड। अच्छा, तो अब हश पपीज की दुकान पर मुझे बताएं, जूता यहां भी आपको 3000 का पड़ेगा। खरीदने जाएंगे तो आप ही कहेंगे ना अम्मी 3000 का पड़ा, ये यही नहीं कहते मैं सब्जी खरीद के लाया मुझे इतने की पड़ी, यही बोलते हैं ना। तो जूता यहां भी आपको 3000 का पड़ेगा और यहां भी आपको 3000 का पड़ेगा। ये तो इसकी फेयर वैल्यू होगी। अच्छा, अब जब आप हश पपीज के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहां हश पपीज सेल रिकॉर्ड करी होगी 3000 की, यहां हश पपीज सेल रिकॉर्ड करी होगी 2800 की। कस्टमर को तो दोनों दुकानों से कितने का मिलेगा? 3000 का। लेकिन हश पपीज की सेल इस सिनेरियो में क्यों ज्यादा है, इस सिनेरियो में क्यों कम है? अगर आप अपनी दुकान पे बेचें फिर तो 3000 वाली चीज 3000 में बेचें, लेकिन अगर आप बाटा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे जूते बेचो, तुम मेरे जूते बेचो, तो भाई वो फिर पागल है आपसे 3000 का खरीद के 3000 का बेचे। तो मुझे बता दें, अगर ये बिजनेसमैन सोचता है मैंने शूज खुद बेचने हैं, तो बताएं 3000 वाली चीज 3000 की अपनी दुकान पे बेच सकता है? बेच सकता है। लेकिन ये सेल कस्टमर को नहीं हो रही। अब अगर आप हश पपीज के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो हश पपीज के प्रॉफिट एंड लॉस में वो जूते जो हश पपीज ने बाटा को बेचे हैं, फर्ज करें मैं आपको कहता हूं हश पपीज की सेल बताएं, आप कहेंगे जी 1 लाख जूते जरब 3000,
1 लाख पेयर्स ऑफ शूज जरब 3000, और 2 लाख जूते बाटा की दुकान से बिकवाए, उनकी सेल फिर कैसे निकलेगी? 1 लाख जरब 2800। अच्छा जी, अब आप बता दें होलसेल पे ये कितने पे बेच रहा है? होलसेल प्राइस, होल बल्क क्वांटिटी में कोई खरीदने आता है? बल्क क्वांटिटी में कौन खरीदने आता होगा? कस्टमर, भाई आते होंगे, भाई 500 जूते दे भाई आते होंगे, भाई 600 जूते यार दे दो, भाई मोहतरम यार जरा 1000 जूते पैक करना हश पपीस। ये तो नहीं आते होंगे बल्क क्वांटिटी में लेने के लिए। तो बल्क क्वांटिटी में कौन लेने आता होगा जूते? ओके, दिस इज होल, बोले बोले बोले, दिस इज होलसेल प्राइस। ये इसकी कौन सी प्राइस होगी? होलसेल प्राइस। और इधर आए, ये कौन सी होगी? रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस क्यों? क्योंकि इतने में हश पपीज वालों ने बेचा। इधर हश पपीज वालों ने सस्ता क्यों बेचा? अब मुझे इससे कंसर्न नहीं कि कस्टमर को कितने का मिला, क्योंकि मैं हश पपीज का अकाउंटेंट हूं, मुझे हश पपीज का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो हश पपीज के प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाली सेल किस पे रिकॉर्ड होगी? 3000, और ये वाली सेल 2800 पे। इनको थोड़े सस्ते इसलिए बेच रहे हैं ताकि ये भी 200 रुपये आप ना रखें। क्लियर? चलें इस डेफिनेशन को कल पढ़ लेंगे। ले आओ भाई टर्म टेस्ट।